हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे संस्कृत स्टडी चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी संस्कृत वर्णमाला। जैसे कि नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें हम कुछ संस्कृत सीखेंगे। किसी भी भाषा को पढ़ना सीखने के लिए या लिखना सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उस भाषा के अल्फ़ाबेट सीखें, यानी हम उस भाषा की वर्णमाला सीखें। तो आज फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संस्कृत वर्णमाला में क्या क्या होता है। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत भाषा में वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 अयोगवाह। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं और व्यंजन को संस्कृत में हल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्वर देख लेते हैं। स्वर में कुल स्वरों की संख्या 13 है। तो कौन कौन से आइए देखते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा री, बड़ा री, लिरी, ए, ओ, औ। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे वे ह्रस्व स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, री। जब हम ये आ, ई, ऊ ये सब बोलते हैं ह्रस्व स्वर, तो आप देखिए कि इसमें सबसे कम समय लगता है। अब है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। अब देखिए, जब छोटा बोलते हैं हम आ, ई, ऊ, तो इसमें कम समय लग रहा है और इसमें ज़्यादा समय लग रहा है, इसलिए इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। फिर उसके बाद है प्लुत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे अब देखिए, हमने लिखा है ओम। अब पहले इन मात्राओं के प्लुत स्वर का हम चिन्ह देख लेते हैं कि कैसा चिन्ह बनता है। एक तो ऐसे चिन्ह बनता है और दूसरा चिन्ह ऐसे बनता है 3 की तरह। हिंदी में 3 लिखते हैं जैसे। अब हमें मान लीजिए पढ़ना है ओम। अब सिंपल ओम लिखेंगे, अगर ऐसे ओम लिखा हुआ है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओम पढ़ लेंगे हम। लेकिन अगर ओ और माँ के बीच में ये प्लुत स्वर लगा हुआ है तो हम इसे लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे कि ओम। ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन इनकी संख्या 33 होती है। अब ये होते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। ये का वर्ग में आते हैं। का वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंगा। और फिर उसके बाद है चा वर्ग। चा वर्ग में आते हैं चा, छ, ज, झ, इया। फिर टा वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण। ता वर्ग में आते हैं ता, था, दा, ध, ना। पा वर्ग में आते हैं पा, फा, बा, भा, मा। फिर है या, रा, ला, वा, श, सा, सा, हा। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने ये का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक इसको ब्रैकेट में ऐसे बंद करके इसमें लिखा हुआ है स्पर्श व्यंजन, यानी कि का से लेकर माँ तक हमारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। स्पर्श का मतलब होता है कि छूना। जब ये व्यंजन हम उच्चारण करते हैं इन व्यंजनों का, तो ये कहीं ना कहीं से स्पर्श होकर के बाहर आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम है स्पर्श व्यंजन। तो जैसे हमें बोलना है का, खा, गा, घा, अंगा। तो अब ये देखिए, जब हम बोल रहे हैं तो ये हमारे कंठ से स्पर्श होते हुए बाहर आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इसका नाम हम लोगों ने रखा है कंठव्य व्यंजन, इसलिए इसे कंठव्य व्यंजन कहा जाता है। फिर है चा वर्ग। चा वर्ग को देखिए चा, छ, ज, झ, इया। जब हम चा, छ, ज, झ, इया बोल रहे हैं तो देखिए हमारी जीभ जो है तो ऊपर तालु में स्पर्श कर रही है, इसलिए इसका नाम है तालव्य व्यंजन। ठीक है। फिर है टा वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। जब हम ये बोल रहे हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, तो हमारी जीभ ऐसे मोड़ करके ऊपर को पीछे की ओर टच कर रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मूर्धन्य व्यंजन। फिर है ता वर्ग। ता, था, दा, धा, ना। ता, था, दा, धा, ना बोलने जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो देखिए हमारी जीभ जो है तो दांतों को स्पर्श कर रही है, तो इसलिए इसका नाम है दंतव्य व्यंजन।
फिर उसके बाद है पा वर्ग। पा वर्ग में आते हैं प, फ, ब, भ, म। जब हम प, फ, ब, भ, म बोल रहे हैं तो हमारी जीभ कहीं भी स्पर्श नहीं हो रही है, बल्कि हम ये होठों से ही बोल पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम है ओष्ठव्य व्यंजन। फिर है यरलवा। यरलवा हमारे अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली जो प्राणवायु होती है, सांस होती है, वे मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती और धीरे से बाहर निकल जाती है, इसलिए इन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर है श, स, स, ह। ये है हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म ये वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु, जो हमारी सांस प्राणवायु होती है, वो आपस में रगड़ खाती है और रगड़ खाने की वजह से ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा उत्पन्न करने की वजह से हम इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है अयोगवाह। अयोगवाह ये ना तो स्वर होते हैं और ना व्यंजन। बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं होता। इनकी संख्या 2 होती है। पहला नंबर होता है अनुस्वार, जिसे हम अंग के रूप में जानते हैं, अंग। और दूसरा नंबर होता है विसर्ग। विसर्ग को हम आहा के रूप में जानते हैं। देखिए, इसका चिन्ह बनाते हैं हम, ऐसे लाइन के ऊपर बिंदी लगाई जाती है और ये आहा का चिन्ह होता है, आगे विसर्ग लगा दिए जाते हैं। तो अब इसमें कहा गया कि बिना स्वर के इनका उच्चारण संभव नहीं होता है। बिना स्वर के उच्चारण इनका इसलिए संभव नहीं होता है क्योंकि पहले ही हमने आ लिख दिया हुआ है, ऊपर बिंदी लगी है, और विसर्ग में भी पहले ही आ लिख दिया है और ये आगे 2 विसर्ग लगे हैं। इसका साउंड होता है आहा के रूप में, हा के रूप में। और ये जो ऊपर अनुस्वार है अंग, ये ऊपर बिंदी लगाई जाती है। फिर है पहले हम अनुस्वार के शब्द देख लेते हैं। जैसे कि लिखा हमने मंद और लिखा है संवाद। फिर है विसर्ग का देख लेते हैं, जैसे प्रातः, पुनः। प्रात लिख करके आगे हमने ये 2 बिंदियां लगा दी हैं, तो ये हा का साउंड कर रही हैं, प्रातः। और पुनः लिख करके आगे 2 बिंदियां लगा दी हैं, तो हा का साउंड कर रही हैं, ये पुनः। फिर अयोगवाह के उच्चारण में पहले स्वर का उच्चारण होता है, जबकि व्यंजन के उच्चारण में व्यंजन के बाद स्वर का उच्चारण होता है। देखिए, अयोगवाह का जब हम स्वर के साथ उच्चारण करते हैं तो पहले स्वर का उच्चारण होता है, उसके बाद जो है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। और फिर उसके बाद जैसे हम इसमें व्यंजन के साथ इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो पहले हम व्यंजन बोल रहे हैं म, फिर ऊपर बिंदी मन, फिर द, मंद। इसलिए पहले माँ का उच्चारण हो रहा है, फिर इसका उच्चारण हो रहा है। ठीक है, तो ओके फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को आज समझा दिया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह की जानकारी दी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी व्यंजन वर्णों के साथ स्वर जोड़ना। ये जो व्यंजन है, इनके साथ स्वरों को मैं जोड़ करके आप लोगों को शब्द बनाना सिखाऊंगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।